सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय। आज चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन चंडीगढ़ और बोधिसत्व ग्लोबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रोग्राम आज 18 तारीख अक्टूबर 2020 जो कोविड का साल है, 64th धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाने के उपलक्ष्य में मैं आप सबको सादर जय भीम और नमो बुद्धा का आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये जो मुश्किल घड़ी है कोविड के दौरान, हम सब सतर्क रह के अपने ध्यान रखते हुए और साथ साथ जो बाबा साहब के जो स्वप्न है प्रबुद्ध भारत बनाने की ओर हम सब मिलके इस तरफ हम सबको जाना चाहिए। हमारे गम्य, हमारे लक्ष्य और हमारे जो एम है, इसीलिए तो आज हम बैठ के 64th धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मना रहे हैं। और कोविड के दौरान हम इस प्रोग्राम को, जहां हम हर्ष और उल्लास के साथ सब लोग एकत्रित होके जो मनाते थे, उसको ध्यान में रखते हुए हम ऑनलाइन प्रोग्राम इसने किया। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर पंकज वैद्य जी को, चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सभी जो गणमाननीय व्यक्तिगण को और माताएं, बहनें और बच्चों को, कि मुझे आज ये मौका दिया कि एक विषय जो बुद्धिज्म एवं डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट के जो 21वीं सदी में, हम 21वीं सदी तो हम 21वीं सदी का एक सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक पहलू हमारे सामने तो आ ही चुका है, जो 20 साल के बाद। और 21वीं सदी में हमें बहुत सारे चीज देखने को मिला है। वो मैं जो अभी जो कुछ देर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा, उस दौरान एक एक करके मुझे जो समझ में है और आप सबको विदित है, उसमें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो सबसे पहले एक बार हम चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन के बारे में और ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहिए। चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो बाबा साहब के फॉलोअर्स, जो बुद्धिज्म में आस्था रखने वाले सब एकत्रित होके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उस ऑर्गेनाइजेशन, चंडीगढ़ जैसे बहुत छोटी सी शहर है, उस छोटी सी शहर में भी बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल, उससे पहले सालों में भी कई दिवस मनाते जा रहे हैं। सबसे बढ़िया तो ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, जो 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने दीक्षा ली, और उसके साथ साथ बुद्ध जयंती और एक एकत्रित होने का तरीका है। और हर संडे को जो यहाँ नजदीक में जो बुद्ध विहार है, वहां जाके एकत्रित होना एक ये जो बाबा साहब की मूवमेंट की जो एग्जाम्पल है, प्रतीक है कि सुदूर चंडीगढ़ जैसे जगह, वैसे तो बाबा साहब के फॉलोअर्स पूरा दुनिया में है। आज के दिवस को हर एक जगह लोग मना रहे हैं इस बार ऑनलाइन तरीके से। जो ऐसी शहर नहीं होगा इस देश में, और जो ऐसी बड़े देश नहीं होगा जहां इंडियन है, वहां बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं। चाहे वो कोई भी काम करते हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर में है, ब्लू कॉलर में, कोई भी किस्म के काम करते हैं। आज का दिन जैसे दुबई में, अबू धाबी में, मिडल ईस्ट में, जहाँ कतार में, इन सब जगह जो आप काशी कृष्णा जैसे महानुभाव लोग वहां बैठे हैं, वो वहां मनाते, लोगों को एकत्रित करते हैं, बाबा साहब के बर्थडे मनाते। जो राजू कांबले जी, जो
पीछे हमें छोड़ के चले गए, वो यूएस और कनाडा में लोगों को एकत्रित करते थे। ऐसा लीडरशिप हर जगह हुई है। उस लीडरशिप उस किस्म का लीडरशिप चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने भी क्रिएट किया है। चाहे केवल चंडीगढ़ में छोड़ के अलावा पंजाब के तरफ से भी, जो हरियाणा में जो करमवीर जी बौद्ध है, उनके तरफ से बहुत लोग एकत्रित होके ये चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन बनाए हैं। और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसीलिए है कि जो हमें ये भी बताना है कि बाबा साहब के मूवमेंट में कि कोई ऐसा जगह नहीं होगी जहां हम नहीं है, जहां हम बाबा साहब के जो मार्ग में जो दिया हुआ काम को हम सब मिलके जो कर रहे हैं। तो इसीलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये भी है कि जो यही फंक्शन नागपुर में होता है, यही फंक्शन महाराष्ट्र में हर एक जगह होता है, बट यही फंक्शन, यही प्रोग्राम, यही बाबा साहब को याद करने वाले और उनके मार्ग पे जाने वाले और प्रबुद्ध भारत को बनाने वाला जो कार्यक्रम है, हम चंडीगढ़ में भी कर रहे हैं। चंडीगढ़, आप ये समझिए, पंजाब, हरियाणा और इवन शिमला, इनसे जो हिमाचल को लिंक करती हुई जगह है। अब हम अगर आज के टॉपिक पे आते हैं, तो मैंने जानबूझ के ये डॉक्टर वैद्या जी को कहा कि बुद्धिज्म एंड द अम्बेडकर राइट मूवमेंट। मतलब ऐसा भी है क्या बुद्धिज्म अलग मूवमेंट हो और अम्बेडकर राइट मूवमेंट अलग? मैं एक बार आप लोगों को उस समय में ले जाना चाहता हूं जहां 2006 में जब बाबा साहब की जो दीक्षा के 50 साल हुए थे, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम नॉर्थ इंडिया में या कई जगह साउथ इंडिया में हम लोगों ने मनाए थे। दिल्ली में रामलीला मैदान में शायद ऐसे कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ होगा, जहां कई हजार लोगों ने पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से जाकर दीक्षा लिए थे। वो हम इसी महीने में किए थे वो काम, अक्टूबर में 2006 में एक दीक्षा प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण। सिमिलरली हम लोगों ने हैदराबाद में उसी साल में पब्लिक गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है हैदराबाद में, पब्लिक गार्डन में कोरवी विनय कुमार, मल्लेपल्ली लक्ष्मण जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इसका मतलब 50 साल के दौरान जो बुद्धिस्ट मूवमेंट, जो प्रबुद्ध भारत की जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो एक लक्ष्य रखे थे और हम उस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे थे, 50 साल के बाद एक दोबारा उस चीज के बारे में अवलोकन हुआ, एक मतलब बोलते हैं रिव्यू हुआ। हम पीछे मुड़ के देखे थे कि जी बुद्धिस्ट मूवमेंट में या बाबा साहब के जो मूवमेंट में, जो बुद्धिज्म के तरफ हमने क्या किए थे। और आगे भी अगले हम 2006 से 2000 अगले 10 साल हम रफली देखेंगे कि बुद्धिज्म के तरफ बहुत मूवमेंट हुआ। केवल पंजाब में जहां सरदार लोग हैं, जो बाबा साहब के फॉलोअर्स है, वो भी वहां बुद्ध विहारा और बुद्ध मंदिर बनाने लग गए। पंजाब एक अलग सा एग्जाम्पल इसलिए बनता है कि जो सिखिज्म भी एक इमेंसिपेटरी रिलीजियन है, वो जो एक लिबरेट करता है, जो उनकी लंगर लगता है तो सबको इकट्ठा बैठते हैं। सो उनके जो गुरुद्वारा प्रवेश में किसी का रोक टाक नहीं है। वो एक इम्पोर्टेंट रिलीजन है। बाबा साहब जब बुद्धिज्म लेना चाह रहे थे, या जो हिंदू में हिंदू नहीं मरूंगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, सिखिज्म के बारे में भी बाबा साहब ने एक्सप्लोर किए थे। ये हमें सबको विदित है, हमें पता है। तो ऐसा जो पंजाब में भी बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं, वो बुद्धिज्म की तरफ आने लग गए। इसका मतलब हमें ये जरूर महसूस करना पड़ेगा और हमें जरूर इसको सीरियसली देखना पड़ेगा, बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि बाबा साहब के जो आइडिया ऑफ रिलीजन है, वो उसको बहुत ही बड़े पैमाने में
एक्सेप्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग अभी भी पंडित बुला के अपने घरों में मंत्र पढ़वा के और आज को जो जो चल रहा है नवरात्रे वो भी करके, ऐसे भी लोग हैं। सो इसलिए मैंने आज के टॉपिक में ये बात कहा कि बुद्धिज्म एवं अम्बेडकराइट मूवमेंट, मैंने एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किया। जहां हम अम्बेडकराइट मूवमेंट कहते हैं तो जो दलितों का हर एक पहलू, हर एक उनकी मुद्दा, हर एक उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की, हर एक उनका, आप समझिए उनकी जीवन की हर बात हमें उसमें आता है अम्बेडकराइट मूवमेंट। बुद्धिज्म भी बाबा साहब के मूवमेंट के एक अंग है, उसका एक पार्ट है, एक रास्ता है। हमने 2006 में ये भी कह के लोगों को बताया था कि अम्बेडकरिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट बुद्धिज्म, ये भी हमने कहा था। चाहे जितने भी बड़ा अम्बेडकराइट आप हो, आपने जितने पीछे लगे हुए सारे किताबें पढ़ लिए हो बाबा साहब के, फिर भी अगर आप बुद्धिज्म तरफ नहीं जाएंगे तो बाबा साहब के जो मिशन है वो पूरा नहीं होगा। चलिए हम एक बार उस जगह में भी देखते हैं जहां बुद्धिज्म भी आ गया हो। सो बुद्धिस्ट मूवमेंट का जो इम्पैक्ट, इफेक्ट है, हम उस तरफ देखते हैं। मैं आपको एक दुखद घटना की तरफ आपको ले जाऊंगा। जब हम 50 साल के जो बाबा साहब की दीक्षा को मना रहे थे, अक्टूबर 2 तारीख को आया था उस साल 2006 में, उससे करीब एक महीने पहले और कुछ ही घंटे दूर नागपुर से खैरलांजी गांव में एक बुद्धिस्ट बेटी प्रियंका बूथ मांगे और उनकी फैमिली बुद्धिस्ट थे उस गांव में। उनको बहुत ही अन्याय की तरीके से, बहुत ही दुखद तरीके से पूरा गांव उनको जो यातनाएं करवाए थे, जो दुष्कर्म दुष्कार्य करे थे उनके साथ, और खैरलांजी में उनको फैमिली को उन्होंने मार डाला। तो मुझे एक प्रश्न उठा कि क्या हम बाबा साहब की जो मूवमेंट में हम बुद्धिस्ट भी बन गए, फिर भी समाज हमें हमें इंडिविजुअली लिबरेट हो गया। जो बाबा साहब के जो इसमें आइडिया थी कि आप एज एन इंडिविजुअल लिबरेट हो जाओगे। आप जो रिलीजियन आपको हजारों साल से आपको दबा के कुचल के आपको अमानवीय तरीके से आपको ट्रीट करके, उस जो सिस्टम है रिलीजन को, जिसको बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को 1956 में छोड़ दिए थे, त्याग किए थे, और ये सबको बता के किए थे कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा, उस रिलीजन में हमें जाने के बाद फिर भी समाज हमें ऐसा ट्रीटमेंट देती है जैसे जो खैरलांजी में हुआ। और खैरलांजी होने का 14 साल के बाद, और खैरलांजी होने का जो अमेंडमेंट्स हुए थे SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट 2016 में, उस अमेंडमेंट के बाद के बावजूद जो निर्भया अमेंडमेंट हुए थे कि लड़कियों के बारे में कैसे लॉ स्ट्रांग हो गई है, जो इतनी जबरदस्त लीगल नेटवर्क बन गई थी निर्भया में, उसके भी बावजूद हमें हाथरस होता है। हाथरस की घटना और दुखद, मतलब हम दोनों घटनाओं को तुलना ही नहीं कर सकते, हर एक घटना अपनी जगह है, बट दोनों आप जरूर समझिए गांव में हुए। बट अगर निर्भया देखते हैं, जहां लड़की की जात किसी को नहीं पता था, वो एक अर्बन किस्म की जो
प्रोफेशनल लड़की थी, वो शहर में हुआ, इस देश की राजधानी में हुआ, बीच सड़क निर्भया कांड होती है। तो अगर हम वापस इस मुद्दे पे आते हैं कि क्या बुद्धिस्ट मूवमेंट जो हम के चलते, जो इंडिविजुअल को लिबरेट करता है, आप बोलते हैं हाँ मैं उस सिस्टम से, उस जंजाल से बाहर आ चुका हूं, उस जंजाल से आप बाहर आने के बाद भी आपके साथ खैरलान जी क्यों होता है? वो महाराष्ट्र के प्रश्न है। खैरलान जी होने का 14 साल बाद महाराष्ट्र कहां तक पहुंचा? क्योंकि मैं महाराष्ट्र में के नाम इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि वहां बुद्धिज्म बहुत डीपली 1956 से चला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलित लोग सब वहां बुद्धिस्ट बन चुके हैं, बट उनकी धारणा, उनकी माइंडसेट वो हट चुका है। जो बाबा साहब जिस रिलीजन को, जो हिंदुइज्म को त्याग किए थे, उससे तो जरूर हर एक इंडिविजुअल जो महाराष्ट्र में, उनको हट चुका, और हजारों जो लाखों अम्बेडकराइट इस देश में, उनका भी हट चुका है। ये नहीं कि जो आदमी अम्बेडकराइट है वो जाके मंदिर में जाता होगा, उनके माइंड में है कि हाँ ये हमारा रिलीजन नहीं है, ये हमारा रिलीजन हमें दबाता है, बाबा साहब का बुद्धिज्म हमें रसता है, ये हर एक आदमी का माइंड में है। फिर भी फिर अम्बेडकराइट मूवमेंट हम किस तरफ हमें ले जा रही है? क्या हम केवल जो अत्याचार होते हैं दलितों के ऊपर, या अत्याचार लगातार हो रहा है हर एक स्टेट में, आप ऊना ले लीजिए गुजरात में, उसके बाद ये हाथरस ले लीजिए, अनगिनत जो अत्याचार होते हैं, उनके रिएक्ट करते जाएंगे क्या? आपको याद हो ऊना में जब ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था, वहां एज ए प्रोटेस्ट जो गुजरात में लोगों ने बुद्धिज्म स्वीकार किया, ये आप लोगों को याद होगा। वो एज एन इंडिविजुअल असर्शन। सो क्या एक जो सामाजिक असर्शन है, एक सामाजिक तौर पे हम अपना बल दिखाना चाहते हैं, वो अम्बेडकराइट मूवमेंट में हम आगे ले जाना चाहते हैं, और एक बुद्धिस्ट मूवमेंट में एज एन इंडिविजुअल, हाँ मैं, ये मेरा फैमिली। अगर आप 22 प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, उसमें बार बार मैं आता है कि मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये जो हमारे 22 प्रतिज्ञा है, इस मूवमेंट के तरफ 21वीं सदी में कहा है? 21वीं सदी तो आके 20 साल हो चुका है। 21वीं सदी 20 साल हो चुके हैं। 21वीं सदी में हमें खैरलान जी हुई है, और 21वीं सदी में हाथरस हुई है, और 21वीं सदी में निर्भया हुए है। निर्भया में बार बार इसलिए बता रहा हूं कि जब आप अर्बन एरिया में आप जाते हैं, वहां सडनली रूरल एरिया में आपको पता है ये फलाना जात, ये फलाना जात वाले इस कोने में रहते हैं, इस फलाना जात वाले इस कोने में रहते हैं। जो अर्बन एरिया में अननोन कास्ट के पर्सन से भी ये अत्याचार होते हैं, कि क्या बाबा साहब मूवमेंट 21वीं सदी में, उस मूवमेंट को हम किस तरफ ले जा रहे हैं? क्योंकि 2006 और उसके आसपास में बुद्धिस्ट मूवमेंट की जो तेज गति बहुत बढ़िया आगे बढ़ी, उस बुद्धिस्ट मूवमेंट की तो गति आगे बढ़ने के बावजूद भी, सो क्या कितना इमेंसिपेटरी है क्या बुद्धिस्ट मूवमेंट, या हम उसको 21वीं सदी में किस तरफ मुड़ना चाहते हैं? बड़ी क्लैरिटी है इसमें, इसमें दो राय नहीं है, कि इसमें कोई एक किस्म का भी तो डाउट नहीं है कि 21वीं सदी में जो अम्बेडकराइट है या दलित है, उसको रास्ता केवल और केवल बुद्धिज्म है। बट केवल और केवल बुद्धिज्म में जाने के बाद सुबह से शाम तक हम बुद्धिज्म की बातें करेंगे,
फिर हम बाबा साहब के जो मूवमेंट से भटक जाएंगे। बाबा साहब के जो मूवमेंट है, अम्बेडकराइट मूवमेंट है, उसकी कई पहलू है। एक पहलू है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक संविधान में जो हमारे हक है उनकी साधना, उनको हासिल करना ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं संविधान में जो जो हक केवल दलितों को मिला है। संविधान में हक बच्चों को मिले, संविधान में हक विमेन को मिले, औरतों को मिले, संविधान में हक बैकवर्ड क्लासेस को मिले, संविधान में हक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी को मिले, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के मिले हैं। जो भाषा बोलते हो और किसी और राष्ट्र में कम लोग हैं, जैसे नागपुर में आंध्रा के लोग, ऐसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी संविधान में हक मिले, बैकवर्ड क्लासेस को मिले, शेड्यूल्ड ट्राइब जो आदिवासी को मिले, शेड्यूल्ड कास्ट जो दलितों के मिले। सो संविधान एक, जो बाबा साहब अम्बेडकराइट मूवमेंट में, अगर आप रिसेंटली जो दिल्ली में सिटीजनशिप को लेके जो डिस्कशंस हुई थी, वहां दो पोस्टर्स जम के निकले थे। एक था बाबा साहब के पोस्टर, हर एक को बाबा साहब की फोटो पकड़ना पड़ा। इवन इन रामचंद्र गुहा जो बहुत बड़े गांधीवाद है, वादी है, उन्होंने बेंगलुरु में भी बाबा साहब के फोटो लेके प्रोटेस्ट करना पड़ा। दूसरी चीज आपका ध्यान होगा, आप दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के लोग घूमने लगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कोर अम्बेडकराइट मूवमेंट में बहुत बड़ी अंग। आप इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिजर्वेशन के बारे में लड़ते हैं, रिजर्वेशन के बारे में लड़ते हैं कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इसके बारे में हम कई लोग, क्योंकि एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट होता है और जो अनएम्प्लॉयड जो होता है उसको तो रिजर्वेशन चाहिए होता है, जो पढ़ना चाहते हैं उसको एडमिशन में रिजर्वेशन चाहिए। वो एक जो हक है उसकी तरफ 21वीं सदी में क्या हुआ। और अगर हम ये देखेंगे, जो जो अत्याचार, जो कैरलांजी हो या हाथरस हो, और जिस जिस जगह अत्याचार हुए, जिसकी जो मूल स्तंभ जो लॉ है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, वो किस तरह ले जा रहा है हमें। ये जो रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन प्रमोशन है, रिजर्वेशन एडमिशन में है, ये सारे इस रिगमरोल में, इस चक्रव्यूह में बाबा साहब अंबेडकर के जो मूवमेंट है, एक मूवमेंट तो प्रबुद्ध भारत तो है ही, बट उसके साथ साथ एक ह्यूमन डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ लाइफ के तरफ हम जाना चाहते हैं। वो लड़ाई तो कब से था, जो जिन हक के लिए हम लड़ते हैं वो किस तरफ जा रहा है। 21वीं सदी में हमें क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट रूप से, हमें 21वीं सदी में जबरदस्त इंडिकेशन मिल गया, सूचना मिल गई। जब 2016 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी लॉ की जो अमेंडमेंट हुई थी, सरकार ने करी थी, वो जो अमेंडमेंट इसलिए हुई थी कि जब एट्रॉसिटीज एक्ट की 20 साल पूरे हुए थे, सो 1989, 1999, 2009, 20 साल जब 2009 में पूरे हुए थे, एक लंबी कैंपेन चली थी उसके लिए कि हमारे जो एट्रॉसिटी एक्ट है, जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ, जो आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी अबॉलिश किया था,
उसके उन हकों के लिए जो एक्ट बनी थी, उसके 20 साल हो गया था। उस एक्ट को बहुत ही बड़ी तरीके से कई लोग अपने अपने जीवन उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में लगा दिए थे। वो आपको खासकर ये लोग मिलेंगे आंध्र में। आंध्र में इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो चुंडूरु जो कांड हुआ था 80s में, उसके बाद अपनी लाइफ फुल टाइम इसमें लगाए थे। उनमें से है कोरिवी विनय कुमार, वो भी बुद्धिस्ट बने थे। 2006 में जो आदमी अपना पूरा जिंदगी एट्रोसिटी एक्ट में अपनी लड़ाई लड़ा था, वो दिल्ली में हम रामलीला मैदान में किए थे। तो कोरिवी विनय कुमार ने खुद 22 प्रतिज्ञा सबको करवाई थी दिल्ली में रामलीला मैदान। तो जो अम्बेडकराइट मूवमेंट और जो हकों की साधना के लिए जो लोग लगे हैं और 20-25 साल अपनी पूरी जिंदगी, एक पूरा करियर इन हक की साधना में लग जाते हैं, वो भी इवेंचुअली बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक कदम आगे है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पहले बुद्धिज्म ही लूंगा, फिर बुद्धिज्म ही करूंगा और बाकी चीज भूल जाऊंगा। सो मेरा मतलब ये कहना कि एक होलिस्टिक व्यू, जो बाबा साहब एक परिपूर्ण परिपक्व जो व्यू दृष्टिकोण होना चाहिए हमें, कि बाबा साहब की मूवमेंट की अभिन्न अंग ये है जो बुद्धिस्ट मूवमेंट, कि बुद्धिस्ट मूवमेंट बुद्धिस्ट बनने के हम तो हक से कहते हैं, जो गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, ये बात भी आगे बढ़ के आता है। बट जो ह्यूमन डिग्निटी है, उस डिग्निटी के तरफ, उस डिग्निटी के बारे में जो लड़ाई थी, सिमिलरली मल्लेपल्ली लक्ष्मैया जी जो तेलंगाना से हैं, उन्होंने भी 2006 में पब्लिक गार्डन ऑफ हैदराबाद में खुद प्रोग्राम आयोजित करते हुए बुद्धिज्म स्वीकार किए थे 2006 में। मतलब जिस चीज की जब समय आता है, उस टाइम आंध्र के लोग जो अपनी पूरा जिंदगी जो ह्यूमन लाइफ और दलित लाइफ डिग्निटी के लिए लड़ते हैं, वो इसमें आगे बढ़े हैं, वो बुद्धिस्ट मूवमेंट का पार्ट है। सो 2006 में SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट के तहत केरलान जी में जो FIR दर्ज होती है, 2020 में जो अमेंडेड SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट जो बहुत ही स्ट्रांग है, इसका मतलब 1950 में हम अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 में लाए, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 76 में लाए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 89 में लाते हैं। उसके बाद भी ये जो खैरलांजी होता है, जितने हजारों कांड जो दलितों के खिलाफ होते हैं, 2016 में लाते हैं। फिर आपको 21वीं सदी की सबसे पहले झलक हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR पहले दर्ज करने की जरूरत ही नहीं, पहले सीनियर DSPs को इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद FIR दर्ज करेंगे। जो बाद में सरकार ने उस बात को नकारा और ऑर्डिनेंस लाया उसके खिलाफ। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन को वापस लिया या बदला। जो 21वीं सदी की ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हमें गौर से देखना पड़ेगा। SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट को बदलने का काम आंध्र प्रदेश के रहने वाले मल्लेपल्ली लक्ष्मैया, कोरिवी विनय कुमार, डॉक्टर SDJM प्रसाद, इन्होंने एक मूवमेंट के तहत कई पूरा देश में इवैल्यूएशन करते हुए इसको आगे ले जाके जो प्रस्ताव है, उनको अमेंड करने की प्रस्ताव 2014
2014 से पहले इन्होंने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे थे। हम बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं, दलितों के बारे में बात करते हैं, हम सफाई कर्मचारी के बारे में भूल जाते हैं। ये भी 21वीं सदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जो सिर पे मैला ढोने वाले लोगों के लिए 1990 के बाद पहली बार एक्ट बनी है कि भाई सिर पे मैला ढोने वाला काम गलत है, इसको बंद कर दिया जाए। 1990 के बाद उस टाइम की सरकार ने 92 में जो लॉ बनाई मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ, उसके बाद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं रुकी। जो सबसे ज्यादा छुआछूत के जो कारण है, जो सिर पे मैला ढोने वाले काम, उसके बाद भी नहीं रुकी। मतलब एक क्या समाज है कि भाई किसी को बोलता है कि सिर पे मैला ढो, हमारा लेटरिन आके खुद साफ करो, बस चलो सरकार ने बोला जी गलत है, नहीं जी। उसके बाद भी उसमें भी एक आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के ताल्लुकात रखने वाला एक बहुत महान व्यक्ति बेजवाड़ा विल्सन साहब ने मूवमेंट करी, उसका नाम है सफाई कर्मचारी आंदोलन, एसके, जिनको लिए उनको मैगसेसे पुरस्कार से पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत ही बड़ी पुरस्कार, जो नोबेल प्राइज की बराबर की, एशियन नोबेल प्राइज बोलते हैं इसको, उतना बड़ा पुरस्कार दिया था। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने क्या किया था, जहां जहां जो नॉन फ्लश मतलब मैला उठाना पड़ती है, उन लेटरिन्स को और जो कॉमन लेबोरेटरीज होते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी बना देती है, उनको जाके तोड़ा उन्होंने, और ये एक्सपोज किया गवर्नमेंट को, ये बताया सुप्रीम कोर्ट को और गवर्नमेंट को, आप ये बोलते हैं कि ये मैला ढोने वाले प्रथा खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है। फोटो खींचा, सुप्रीम कोर्ट में बताया और एक्सपोज किया गवर्नमेंट। फिर उन्होंने एक और बात कही, आप इतने साल से जो मैला ढोने वाले काम में जो लोगों को लगा के उनको जीवन को दबाया, उनकी डिग्निटी, उसके लिए कंपेंसेशन दो। आप एक, अगर मैं मैला ढोने वाला काम में उसको लगा दिया, वो पूरा जिंदगी सोचता है यही मेरा काम है पैदा होने के बाद, उसको सडनली उस काम से हटा रहे हो और बेरोजगार कर रहे हो, सड़क पे छोड़ रहे हो, उनके लिए बोला उनकी कंपेंसेशन दो, उसको 10 लाख रुपए दो। ये कंपेंसेशन वाली बात पहली बार दोबारा 2014 से पहले 2014 में ही अमेंडमेंट सफाई कर्मचारी आंदोलन का हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अम्बेडकराइट मूवमेंट में कई बार मिस हो जाती है। अम्बेडकराइट मूवमेंट ज्यादा एक फोकस करता है बुद्धिज्म के बारे में, एक फोकस करता है एट्रोसिटी के बारे में। वैसे तो मैला ढोने का जो काम है, ये भी एट्रोसिटी एक्ट में डाला गया 2016 में, जो अमेंडमेंट हुई। जो हमारे हक की जो साधना है, दलितों के हक की साधना है, वो ऑलरेडी आपकी लॉ बुक्स में लिखा हुआ है। हम ये वेट नहीं करेंगे 21वीं सदी में कि कोई आएगा, कोई एट्रोसिटी करेगा, फिर हम जाके जी हम प्रोटेस्ट करेंगे। जो ऐसी कोई देश नहीं है कि इतने लॉ, इतने लेजिस्लेशंस दलितों के डिग्निटी के लिए, एससी और एसटी के डिग्निटी के लिए, विमेन के डिग्निटी के लिए, बच्चों के डिग्निटी के लिए बनी हो। अगर बाबा साहब के मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक के लिए लड़ते रहे, जो ऑलरेडी आपको हक के जो पत्र हाथ में मिला हुआ है, जो बेजवाड़ा विल्सन ने सफाई कर्मचारी आंदोलन में किया था, और जो कुरवी विनय कुमार, जो आंध्र प्रदेश के कुरवी विनय कुमार, मल्लेपल्ली लक्ष्मैया और श्रीवल्लभ प्रसाद ने जो जो अमेंडमेंट्स लाए थे एसटी अट्रॉसिटीज में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा था कि इसके लिए एफआईआर की पहले दर्ज करने की जरूरत नहीं है,
पूरा देश भड़क गया था उन अप्रैल 2 तारीख, पूरा देश हिल गया था। वो एकदम एक लीडरलेस मूवमेंट चली थी। लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि पूरा देश में हर कोने में लोग इतना सड़कों पे आ सकते, अंदाजा नहीं था। ये भी 21वीं सदी के एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो रविदास मंदिर को भी तोड़ने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को उस मुद्दे को वापस लेना पड़ा। ये दलित मूवमेंट की स्ट्रेंथ जब बनती है, जो 21वीं सदी में, ये दलित मूवमेंट भी क्या है, एक मानवीय हक, जो संवैधानिक हक जो संविधान ने आपको दिया है, केवल दलितों के और आदिवासियों के लिए नहीं दिया, ये दिया छोटे बच्चों के लिए भी दिया, ये औरतों के लिए भी दिया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी दिया। जो एक लार्जर और लेटेस्ट ये हक दिए हैं रिजर्वेशन की, गरीबों के लिए भी दिया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। जो जो हक का जो साधना है, वो एक ओवरऑल एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें देखते हुए जो अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे ले जाना है। अम्बेडकराइट मूवमेंट एक है, कोई स्टैटिक नहीं है कि 1950 में हमें संविधान मिला जी मैं उसी में से करूंगा। जो बदलती हुई परिस्थिति है, 1990 में एक बहुत बड़ा प्रक्रिया इस देश में हुआ था, उसका नाम है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। जब 2000 हुआ था, 10 साल में इसकी क्या इफेक्ट हुआ था करके एक स्टडी हुई थी प्लानिंग कमीशन में। मेरे को वो प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट देखने को मौका मिला। 10,000 नौकरियां जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाले थे, वो बंद हो गए थे। ये केवल 10 साल के आंकड़े हैं। 1990 का जो लिबरलाइजेशन आगे बढ़ के 30 साल हो गए, कितना नौकरियां गए हैं, जहां आपको नौकरियां मिलना चाहिए वो गए हैं। सिमिलरली 2003 में जब एनडीए की सरकार थी, एक SC ST MP MPs का एक अधिवेशन हुआ था पार्लियामेंट एनेक्सी में, उस समय के प्रधानमंत्री जी के साथ। वहां इन्होंने सबने यही डिमांड रखा 2003 में, आप ये टाइम समझे, मैं 21वीं सदी की ही बात कर रहा हूं। उन्होंने रखा था रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर दीजिए। क्यों? एक साइड से सरकार में नौकरियां बंद हो रहे हैं और दूसरे तरफ से प्राइवेट में नौकरियां बढ़ रही हैं। इसलिए आपको 2004 में जो यूपीए सरकार आई थी, उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिखा था, उसमें लिख दिया था उन्होंने दूसरी शब्द यूज किया था, अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। वो कहां तक बढ़ा? 30 साल में आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब लोगों को विदित है, 30 साल की लिबरलाइजेशन के बाद जो नौकरियों की स्थिति क्या है। अब एक और रिवर्स ले लीजिए, 30 साल के लिबरलाइजेशन के बाद एक और चीज हुआ, प्राइवेट संस्थाएं एजुकेशन में आ गए। और प्राइवेट संस्था एजुकेशन में आने के बाद क्या करते हैं, रोज अपने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट छापते हैं, हमारा इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी है, हमारा इतना इतने स्टार, 3 स्टार 4 स्टार मिले हैं, हमारा ये कोर्स है, हमारे बच्चे अमेरिका गए, हमारे बच्चे लंदन गए, इतने बड़े बड़े फोटो छाप के एडवर्टाइजमेंट दे। लोग समझते हैं कि SC ST लोग और बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ये सब समझता अच्छा यहाँ बहुत अच्छे एजुकेशन, यहाँ चले जाते। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ गया था। क्या अभी भी आर्टिकल 15(5) जो अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल 15(5) अमेंडमेंट जो 2006 में हुई थी, जिसको सेकंड मंडल बोलते हैं, जो IIT IIMs में
बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिए थे। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि प्राइवेट संस्थाओं में भी रिजर्वेशन की प्रावधान बाय लॉ स्टेट कर सकती है। स्टेट मतलब बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये जो बदलती हुई 21वीं सदी की सिनेरियो है, 1990 के बाद की जो बदली हुई स्थिति है, बुद्धिज्म लेने के बाद कायरलांजी में प्रियंका भूत मांगे के फैमिली को जो अटैक करते हैं विलेज वाले, इनकी क्या सॉल्यूशंस हैं? इनकी सॉल्यूशंस के तरफ हमें जरूर गौर देना पड़ेगा। क्या 50 साल हजारों सालों से तो महिला ढो रहे हैं। 1950 में तो हमने अबॉलिश नहीं किया, 1992 में अबॉलिश किया, 92 में, उसके बाद भी 2000 जाके 2014 मतलब 16 साल के बाद दोबारा उस एक्ट को आपको अमेंडमेंट करना पड़ा। ये जो अम्बेडकराइट मूवमेंट की जो स्ट्रेंथ है इन्हीं लोगों में है, जो 2000 सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट के खिलाफ जाते हैं तो सड़कों पे जाते हैं, उन्हीं लोगों में स्ट्रेंथ है। जो आंध्र प्रदेश से इतने जबरदस्त लोग निकले थे कि एक चुंडूरू को लेके, चुंडूरू कांड एक कांड ने सबको हिलाया था। बेजवाड़ा विल्सन क्या, कुरी विनय कुमार, मल्लेपल्ली लक्ष्मैया, सिरिवेल्ला प्रसाद, इन सब लोगों ने अपनी पूरा जिंदगी लगा दी थी। 20-25 साल तो होता है, 25 साल इज द टोटल नौकरी आप करते हैं सरकार की, 25-30 साल उन्होंने आपने पूरा जिंदगी उस पर लगाया। ऐसा नहीं कि कोई जाके नौकरी में बैठ के अच्छे से रोज सुबह जाके शाम तक ऑफिस से आ जाए। 2006 में इन्हीं लोगों ने बुद्धिज्म के तरफ भी गए। सो आज के दिन जब हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, जो बाबा साहब के जो रास्ता, जो प्रबुद्ध भारत के ओर हम जाते हैं, हमें ब्लाइंडली केवल बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं करना चाहिए। हमें एक वही महाराष्ट्र जो बुद्धिज्म पूरा लेके आगे बढ़ते हैं, उस बुद्धिज्म की वजह से आपका आत्मसम्मान आया और आप वो जो सेल्फ रेस्पेक्ट जो आपको लाई थी, आप गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूं, उसी मोड में हमें एक होलिस्टिक व्यू, ओवरऑल व्यू 21वीं सदी में लेना पड़ेगा। 21वीं सदी में आपका रविदास मंदिर तोड़ा था। 21वीं सदी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट। 21वीं सदी में ही आपका कैरलांजी, वो 21वीं सदी में आपको हाथरस हुआ। बट बाबा साहब की मूवमेंट की एक बहुत ही गजब की एक बात है, जहां भी अन्याय होता, जहां भी होता, किसी के साथ भी होते, वहां जाके दलित खड़ा हो जाते। ये बाबा साहब के मूवमेंट के बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रेंथ है। इसलिए सिटीजनशिप वाला जो मुद्दा जब छिड़ी थी, दलित लोगों को, जो सिटीजनशिप मामले में जो लोग लड़ रहे थे, वहां दलित लोग गए थे और बात कर रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उनको सीखना पड़ा। जिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखे थे, संविधानिक हक है, जो हक सबके लिए है। जो आज कोई भी टीवी में बैठ के बकवास करता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की फ्रीडम भी उसी संविधान ने दिया है। और जो जज पहले कहता है कि FIR की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रेंथ तो जुडिशरी की भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, जिसके लिए, जिसके आसपास पूरा जो हमारे जजमेंट उसी के आसपास घूमते हैं, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। जो हाथरस में जो रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही थी, आपने जो उनकी जो शरीर को आपने अलग से जलाया फैमिली से दूर, मरने के बाद भी डिग्निटी है। नॉट ओनली राइट टू लाइफ बट राइट टू लाइफ डिग्निटी। डिग्निटी आपको मरने के बाद भी बरकरार रहता है, उसी संविधान ने दिया।
उस हाई कोर्ट की बोलने के लिए उसी संविधान ने बताया। उसी संविधान ने दलितों को हक दिया, उसी संविधान ने आदिवासियों को हक दिया, उसी संविधान ने औरतों को, बच्चों को, बैकवर्ड क्लासेस को, इवन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी उसी संविधान ने हक दिया। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो संविधान के आसपास जो हकों की लड़ाई है, वो वाइडर है 21वीं सदी में, वो वाइडर है। मुझे ये लगता है कि जो बाबा साहब की जो मूवमेंट है, केवल एक प्रत्येक समुदाय, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है। और बाबा साहब की जो आदेश बुद्धिज्म की तरफ से है, वो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, सबके लिए, प्रबुद्ध भारत सबके लिए है। जो जो आज के दिन कोविड के टाइम में हम यहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि ये जरूर सोचना 21वीं सदी में, कोविड के टाइम में तो सब बैठ के, तो हम सब ने बैठ के 2-3 महीने तो सोच लिए कि जिंदगी का क्या है, आगे जिंदगी क्या होगा, हमें कोविड लग गया तो क्या होगा, हमें हमें तो ये प्लान करनी थी, ये करनी थी, मूवमेंट में ये करनी थी, पर्सनल लाइफ में ये करनी थी। इस कोविड ने हम सबको समय दिया कि बैठ के सोचने का। इसी कोविड ने हम सबको भी एक और समय दिया कि आज के दिन ऑनलाइन बैठ के ये भी सोचने का, 21वीं सदी में हमारी जो बाबा साहब के जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, उसकी दिशा क्या है। ओवरऑल दिशा तो प्रबुद्ध भारत है, बट ये जो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है, केवल दलित और आदिवासियों के लिए नहीं है, सबके लिए। उन सब में भी दलितों को भाग लेना है, आदिवासियों को भाग लेना है, ये हमारा दायित्व है। ये जिसका भी हक हनन होता है, वहां दलित अपियर होते हैं बाबा साहब की फोटो लेके और कॉन्स्टिट्यूशन लेके। बट उसके साथ साथ जो अत्याचार निवारण की लेजिस्लेशन आने के बाद, लॉ आने के बाद भी क्यों हो रहा है और क्यों होना है। क्या जो रिजर्वेशन जो संविधान ने दिया था गवर्नमेंट नौकरी में, अगर वो रिजर्वेशन खत्म होता है तो क्या वो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलना चाहिए। जब हम रिजर्वेशन मिलना चाहिए, केवल हम SC ST का ही बात करेंगे, विमेन की नहीं बात करेंगे। अभी अभी तो पंजाब ने 33% विमेन को रिजर्वेशन दे दिया, अभी 2 दिन पहले। वैसे तो कई स्टेटों में 33% रिजर्वेशन। क्या विमेन की रिजर्व सीट्स पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं होना चाहिए? क्या बैकवर्ड क्लासेस की सीट्स पार्लियामेंट और असेंबली में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए जब वो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी में होते हैं? इन सब की जो रास्ता है, केवल बाबा साहब की जो मूवमेंट हमें देती है। और बाबा साहब के जो मूवमेंट के अनुनायी एक ब्रॉड माइंड लेके जाना चाहिए। उसमें ऑफ कोर्स जरूर बुद्धिज्म एक है, और ये भी बात है, अंबेडकरिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बिना तो अंबेडकरिज्म पूरा नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। बट अंबेडकरिज्म एक वर्ल्ड व्यू है, वो व्यू सबके लिए है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद किनके तरफ अपनी दृष्टि दी थी? विमेन के तरफ, जो हिंदू महिलाओं के हक की तरफ उन्होंने लड़े थे। तो आज के दिन दलित मूवमेंट विमेन की हकों की क्यों नहीं लड़ सकती? क्योंकि दलित मूवमेंट एक सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट, अंबेडकराइट मूवमेंट एक सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट है इस देश में। ऐसा मूवमेंट कोई नहीं है। कोई मूवमेंट कुछ दिन के लिए आता है, बंद हो जाता है। कोई मूवमेंट कुछ दिन के लिए आता है, बंद हो जाता है। वो टाइम लिमिटेड, टाइम पर्पस मूवमेंट्स होते हैं। बट बाबा साहब के जो अंबेडकराइट मूवमेंट इस देश में और विदेश में चली है, ये एक लंबी लड़ाई है। क्यों? एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। और वो आइडियोलॉजी भी वो ऐसा कौन सी आइडियोलॉजी नहीं है कि स्वार्थी आइडियोलॉजी है, वो इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी, समता के लिए और बंधुत्व के लिए।
जो लड़ाई है वो ऑलवेज लंबी चलती है। इसलिए 21वीं सदी में जो अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है, आज के दिन हम इसके बारे में जरूरी भी है कि धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन नहीं बात करना है। एक बार हम सब लोग उस पर दोबारा दृष्टि हमारा डाल के, एक दोबारा अवलोकन करके, एक इसको, ये टाइम मिला है ना कोविड का, मेरे ख्याल से काम तो शुरू हो गया है वापस, दोबारा हम इस पे दृष्टि डाल के एक एक जो काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो बाबा साहब के संविधान के बाद दोबारा आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो फंड्स है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की। मान लीजिए हर एवरेज जो बजट होता है किसी स्टेट गवर्नमेंट का वो 1 लाख करोड़ होता है, उसमें से 25,000 करोड़ लेते हैं SC ST। 25,000 करोड़ उन्हीं के लिए खर्च होता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और कर्नाटका में। ये मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट को तरफ भी 21वीं सदी के मूवमेंट है। ये मल्लेपल्ली लक्ष्मయ్య ने, सेंटर फॉर दलित स्टडीज हैदराबाद ने, और कोरी विनय कुमार दलित बहुजन फ्रंट ने, ये मिलके इसकी हक की साधना करी। अनबिलीवेबल जो 2013 में हुआ है। SC ST डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की लॉ बनी है, कंपलसरी आप हर 100 रुपये में 25 रुपये दलितों पे खर्च करोगे। मैं केवल 1 लाख करोड़ का बजट बना है, एवरेज बजट होता है 2 लाख करोड़ की, 50,000 करोड़ एक साल में खर्च होगा और पैसे डाइवर्ट नहीं होगा। ये हमारे 21वीं सदी के इंडिकेशन है। और ये जिन लोगों ने किया हक की साधना, लक्ष्मయ్య और कोरी विनय कुमार, कोरी विनय कुमार गुंटूर में रहते हैं, दलित बहुजन फ्रंट, लक्ष्मయ్య हैदराबाद में रहते हैं। ये दोनों बुद्धिस्ट है और पक्का बुद्धिस्ट है, क्योंकि मल्लेपल्ली लक्ष्मయ్య इंडिया में सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट बुद्धवनम हैदराबाद एयरपोर्ट के 1 घंटे दूरी में, नागार्जुन सागर पे, जहां नागार्जुन ने बोधन किया था, वहां बना रहे। तो मल्लेपल्ली लक्ष्मయ్య जो फंड्स, फाइनेंशियल हक जो है दलितों को, उस पर भी लड़े, वो खुद बुद्धिस्ट भी है। कोरी विनय कुमार SC ST अट्रॉसिटी एक्ट के अमेंडमेंट्स किए थे, खुद बुद्धिस्ट है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन जो बातें हैं, जरूर हम बाबा साहब के जो दीक्षा के बारे में बात करेंगे, पर हमारा लार्जर लक्ष्य है जो इक्वालिटी लाने के लिए कई तरीके हैं। वो तरीके सारे, वो पद्धति सारा संविधान में है, और हमारा इतने साल के मूवमेंट में है। संविधान के बाद तो हमारा 70 साल का मूवमेंट, और 21वीं सदी के बाद जो मूवमेंट जो तेज गति ली है, ये आपके सामने है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। जो अम्बेडकराइट मूवमेंट वाइडर कैनवास है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। और आप सबको दोबारा आज के दिन जो बाबा साहब के जो दिए हुए रास्ता प्रबुद्ध भारत का और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की दिवस का शुभकामनाएं। और मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा पंकज सिंह वादिया और उनके डॉक्टर साहब, उनके टीम को, चंडीगढ़ बुद्धिस्ट एसोसिएशन को, कि मुझे ये मौका दिया एक छोटी सी चर्चा करने के लिए। जहाँ जो चर्चा इसका लाभ होगा, ये चर्चा आगे भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम और नमो बुद्धाय।